अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो लास्ट वीडियो हमारी इनकम्प्लीट थी उसको आज कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हमारी जो वीडियो की सीरीज़ है इस प्रोजेक्ट की वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की जो वीडियो हमारी होगी ये इस प्रोजेक्ट की लास्ट वीडियो होगी। और कल जो हमने यूज़र पैनल था उसकी काफ़ी सारी चीज़ें हमने देख ली थी और कुछ चीज़ें इसकी रहती थी, तो वो हम आज देखते हैं कि वो क्या चीज़ें थी जो कल रह गई थी। तो मैंने लॉगिन किया यहाँ पे अली के लॉगिन से, और यहाँ पे हमने कल इसका प्रोफाइल का भी देख लिया था, और पोस्ट प्रोजेक्ट भी हमने कल देखा है, फिर सर्च प्रोजेक्ट भी देखा है, और उसके बाद बिडिंग भी देखी है कि प्रोजेक्ट पे बिड कैसे करेंगे, और फिर मैनेज प्रोजेक्ट को भी हमने कल देखा है। ठीक है, और इसमें फिर व्यू बिड्स को भी हमने देखा है। और आज हमने इंशाल्लाह करना है प्रोजेक्ट टेकन और ट्रांसफ़र मनी का। और उसके बाद फिर ये हमें जो इंटरफेस नज़र आ रहा है डिफ़ॉल्ट पेज पे, ये भी देखेंगे हम कि लॉगिन जब हम करते हैं यूज़र पैनल का, यूज़र लॉगिन करते हैं तो यूज़र पैनल हमें शो होता है, इसी डिफ़ॉल्ट पेज पे हमें यूज़र पैनल शो होता है। और जब हम एडमिन को लॉगिन करते हैं तो इसी डिफ़ॉल्ट पेज पे, ये जो डिफ़ॉल्ट पेज है इसी पे हमें यहाँ पे एडमिन पैनल के लिंक्स जो हैं वो शो होते हैं। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट टेकन पे। ठीक है, प्रोजेक्ट टेकन को हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स जो आपने टेक किए होते हैं एज ए फ्रीलांसर वो आपको शो हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर एक दफ़ा क्लियर कर दूँ, जो आपने प्रोजेक्ट पोस्ट किए होंगे वो आपको मैनेज प्रोजेक्ट्स में नज़र आएंगे। ठीक है, जो आपने प्रोजेक्ट पोस्ट किए हैं आप उसके उन प्रोजेक्ट्स के एम्प्लॉयर हैं। ठीक है, और जो प्रोजेक्ट्स आपने लिए हैं बिड करके और उनको आप डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो आपके प्रोजेक्ट टेकन में आएंगे। और उसमें दो आपके पास चीज़ें होंगी, एक प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट होंगे और दूसरे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स आपके होंगे। जो प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट होंगे वो इस ग्रिड व्यू में आएंगे जहाँ पे ये नो डाटा फाउंड आ रहा है, और जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके पास इस डाटा ग्रिड में आएंगे। और ये जो प्रोजेक्ट टेकन होंगे ये आपके वो वाले प्रोजेक्ट्स होंगे जो आपने एज ए फ्रीलांसर डेवलप किए होंगे, जो बना के तो एम्प्लॉयर को रिटर्न किए होंगे। तो यहाँ पे इस अली वाले लॉगिन में हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि इसने अभी तक कोई प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है और ना ही इसको कोई प्रोजेक्ट अभी तक असाइन हुआ है। तो हम कल हम दो जो यूज़र्स थे उन्हीं पे बात कर रहे थे, एक अस्मा और दूसरा ये अली। तो हम लॉग आउट करके तो इसको अस्मा वाले लॉगिन से हम साइन इन करते हैं। तो यहाँ पे हम जब प्रोजेक्ट टेकन देखेंगे तो यहाँ पे इसके पास एक प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट बाय अली, ये आपके पास देखें तो अभी ये अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। जब ये डेवलप कर लेगा तो इसको सबमिट करेगा। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो एप्लीकेशन बाय अली, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, तो ये इसने यहाँ पे देखें आपके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में ये आपको नज़र आ रहा है। फिर मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो और इसके ट्रांसफ़र मनी पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका फुल नेम जो है वो अक्सा है, वैसे यूज़र नेम इसका अस्मा है लेकिन फुल नेम इसका अक्सा है। बैंक अकाउंट नंबर इसका ये है, और इसने जो मनी अभी तक अर्न की है वो 6000 है। वो 6000 कहाँ से इसने मनी अर्न की है, ये जो इसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था 6000 इससे इसके अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो गई थी। ठीक है, और उसके बाद ये इसके अकाउंट बैलेंस की मनी है, मतलब इसका जो अकाउंट है उसमें जो बैंक अकाउंट है इसका उसमें 42,000 इसकी रिमेनिंग मनी है। और यहाँ से मैं जो मनी इसकी यहाँ पे डाल के तो इसको ट्रांसफ़र करूँगा तो वो मनी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और यहाँ से ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे ये कैसे होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट टेकन कैसे काम करता है। जिस तरह मैनेज प्रोजेक्ट्स काम करता है उसी तरह यहाँ पे प्रोजेक्ट टेकन भी काम करता है। इसमें भी दो ग्रिड व्यू होंगे, एक आपके प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट का ग्रिड व्यू होगा, दूसरा कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स का होगा। तो अभी आप यहाँ पे देखें तो आपको प्रोजेक्ट टेकन डॉट ASPX का पेज नज़र आ रहा है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट टेकन डॉट ASPX का जो पेज है वो ओपन करते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट टेकन डॉट ASPX इस फॉर्म को हम ओपन करते हैं और डिज़ाइन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम वही दो
यहाँ पे आपको ग्रिड व्यूज़ नज़र आ रहे हैं। एक ग्रिड व्यू 1 है ये वाला पहला, ठीक है, और ये प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट का ग्रिड व्यू है, और दूसरा ग्रिड व्यू जो ये वाला है ये ग्रिड व्यू 2 है, और ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट का टेबल है। अब मैं आपको ये एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि आपको कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे और अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कौन से होंगे। ये प्रोजेक्ट्स का जो टेबल है इसका अगर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाऊं तो यहाँ पे जो हमने ये 3 कॉलम बनाए हुए हैं, ये इनकी डेटा टाइप जो है वो हमने बिट रखी थी, और काफ़ी सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि बिट का मतलब क्या है। बिट का मतलब ट्रू या फॉल्स है, बिट का मतलब 0 या 1 है, ठीक है। और कुछ लोग मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि जी सर ये ट्रू और फॉल्स यहाँ पे क्यों है। ट्रू और फॉल्स इसलिए है कि यहाँ पे इसकी डेटा टाइप बिट है, यहाँ पे आप ट्रू और फॉल्स के अलावा कुछ भी डेटा स्टोर नहीं करवा सकते, ठीक है। और जहाँ पे फॉल्स होगा उसका मतलब नो है, और जहाँ पे ट्रू होगा उसका मतलब यस है। तो ये अब कॉलम फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं ओपन बिडिंग का, तो ये प्रोजेक्ट्स हैं सारे, ठीक है। ये प्रोजेक्ट आईडी 4 है, 5, 6, 7 और इसी तरह ये प्रोजेक्ट आईडी 14 है। ये प्रोजेक्ट्स के आईडीज़ हैं, और आगे एम्प्लॉयर आईडी है, फिर फ्रीलांसर आईडी है, फिर प्रोजेक्ट टेकन, प्रोजेक्ट का टाइटल है, प्रोजेक्ट की डिटेल है, और फिर ये प्रोजेक्ट की बजट अमाउंट है, और फिर उसके बाद ओपन बिडिंग है। इसका मतलब ये है कि जिसके आगे फॉल्स होगा उसकी बिडिंग ओपन नहीं है, ठीक है, और जिसके आगे ट्रू होगा उसकी बिडिंग ओपन है। जिस तरह ये प्रोजेक्ट नंबर 4 है तो इसके आगे बिडिंग जो है वो फॉल्स है, तो इसका मतलब इसकी बिडिंग ओपन नहीं है। तो ऑटोमेटिकली जब इसकी बिडिंग ओपन नहीं है तो ये फिर सबमिट भी नहीं हो सकता, मतलब फ्रीलांसर किसी को ये असाइन भी नहीं हो सकता। जब असाइन नहीं हो सकता तो इसका फ्रीलांसर का आईडी नल रहेगा, इसमें फ्रीलांसर का आईडी नहीं आएगा। जो प्रोजेक्ट असाइन हो जाएंगे उनका फ्रीलांसर का आईडी 1, 2, 3 कुछ भी जो यूज़र आईडी फ्रीलांसर का होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं ये या तो असाइंड हैं या उसको कंप्लीटेड हैं, या जो भी इनका स्टेटस है, लेकिन ये असाइन हो चुके हैं फ्रीलांसर को, इसलिए यहाँ पे इनका कोई जो है फ्रीलांसर आईडी मौजूद है। जिनका नल है इसका मतलब है कि ये अभी तक किसी को असाइन नहीं हुए प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो प्रोजेक्ट्स अभी तक असाइन नहीं हुए तो उनका अगर प्रोजेक्ट की जो बिडिंग है वो ओपन है या फॉल्स है इससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन उनका सबमिटेड और इज़ कंप्लीटेड ये दोनों कॉलम फॉल्स होंगे, ठीक है। ये दोनों कॉलम फॉल्स होंगे, इसका मतलब ये है कि ये सबमिट भी नहीं करवाया। जाहिर है सबमिट हो गई नहीं जब वो किसी को असाइन ही नहीं हुआ। जब सबमिट नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट भी नहीं होगा एम्प्लॉयर से। जब एम्प्लॉयर उसको एक्सेप्ट करेगा तो इसका मतलब वो कंप्लीट हो जाएगा। जब वो कंप्लीट होगा तो ये इज़ कंप्लीटेड वाला जो फील्ड है ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये प्रोजेक्ट आईडी जिसका 12 है, इसका अगर आप स्टेटस देखें तो इसका बिडिंग तो ओपन होगी क्योंकि बिडिंग ओपन होगी तो तभी वो यूज़र को असाइन हो सकेगा। इसकी बिडिंग ओपन थी, ठीक है। और उसके बाद ये जो है किसी फ्रीलांसर को असाइन हो गया था, तो उस जिसको असाइन हुआ था उसका आईडी क्या है 1। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यूज़र टेबल में 1 जो आईडी है वो किसका है, 1 आईडी है एम साद का, ठीक है। एम साद को ये प्रोजेक्ट असाइन किया था किसने, जिसका एम्प्लॉयर आईडी 6 है, ठीक है। एम्प्लॉयर आईडी भी आपको यहाँ पे ही मिलेगा। 6 आईडी किसका है, 6 आईडी यहाँ पे था उसको हमने डिलीट कर दिया, इस वजह से यहाँ पे आपको 6 आईडी नहीं नज़र आ रहा। हाँ 6 आईडी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैनुअली 4 डाल देता हूँ ना, तो ये जो 4 आईडी है आपके पास किसका है, अली का। तो अली ने क्या किया हुआ था, अली ने प्रोजेक्ट असाइन किया था किसको, 1 आईडी वाले को। 1 आईडी किसका है, साद का, ठीक है। तो अली ने साद को प्रोजेक्ट असाइन किया था ये वाला, और फिर साद ने क्या किया, साद ने उसको बना के तो सबमिट कर दिया। जब सबमिट किया तो उसकी जो इज़ सबमिटेड वाले कॉलम की वैल्यू फॉल्स से ट्रू हो गई, ठीक है। जब ट्रू हुई तो फिर जो हमारे पास एम्प्लॉयर था 4 जिसका आईडी है और उसका नेम अली था, तो अली ने उसको
एक्सेप्ट कर लिया। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो इस इज़ कम्प्लीटेड की वैल्यू जो है वो फॉल्स से ट्रू कन्वर्ट हो गई। तो जब ये ट्रू हो गई तो तीनों जब ये ट्रू हो जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका। तो इसी तरह आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड नज़र आ रहा है, ये इसी वजह से इसके वो तीनों जो कॉलम्स थे, ओपन बिडिंग इज़ कंप्लीटेड और इज़ सबमिटेड, ये तीनों ट्रू थे, इस वजह से आपको यहाँ पे ये कंप्लीटेड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें प्रोजेक्ट आईडी जिसकी 12 है उसका स्टेटस अगर आप देखें, ये प्रोजेक्ट आईडी 12 है, तो इसके भी देखें 5 जिस यूज़र का आईडी है उसको असाइन हुआ था ये प्रोजेक्ट, और ये उसकी डिटेल है, ये 6000 उसकी मनी थी, और इसका ज़ाहिर बिडिंग ओपन थी तो उस पर बिडिंग हुई थी, और उसके बाद ये सबमिट भी हो गया था। सबमिट होने के बाद इसको कंप्लीट भी कर लिया था, मतलब एम्प्लॉयर ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया था। अगर ये इज़ सबमिटेड होता, ठीक है, और जो एम्प्लॉयर है उसके पास दो ऑप्शन आती हैं, एक्सेप्ट की और रिजेक्ट की। तो इज़ सबमिटेड जब होता तो यहाँ पे ट्रू हो जाना था, ठीक है, जब ट्रू हो जाना तो इधर ये फॉल्स ही होना था, क्योंकि अभी उसने उसको ना एक्सेप्ट किया ना रिजेक्ट किया है। अगर वो इसको रिजेक्ट कर देता तो फिर क्या होना था, इसको तो फॉल्स ही रहना था और इसको भी उसने फॉल्स कन्वर्ट कर देना था, ठीक है। तो ये स्टेटस उसका यहाँ तक सेम रहना था, यहाँ तक स्टेटस इसका सेम रहना था, लेकिन इसको भी फॉल्स कर देना था और इसको, ये तो ऑलरेडी है ही फॉल्स था ना। फिर उसने दोबारा उसको डेवलप करके तो सबमिट करना था, तो सबमिट जब उसने करना था तो ये जो इसकी वैल्यू है ये ट्रू हो जानी थी, ठीक है। तो इस सबमिटेड का मतलब ये है कि यहाँ पे जब सबमिट करेगा प्रोजेक्ट तो ये इसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और उसके बाद जब उसने उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया एम्प्लॉयर ने, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू थी ये फॉल्स से ट्रू की तरफ कन्वर्ट हो जानी थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें प्रोजेक्ट 13 का भी यही स्टेटस है, ये भी कंप्लीटेड है, और ये जो इसका फ्रीलांसर था वो आईडी 1 था, और ये आपके पास जो 4 आईडी है एम्प्लॉयर का, ये आपके पास एज ए एम्प्लॉय था, इसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया था और इसने डेवलप किया था। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें आईडी 4 जो है वो एम्प्लॉयर है, और आईडी 5 जो है ये कौन है, ये आपके पास फ्रीलांसर है। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है इसका ओपन बिडिंग सिर्फ है, लेकिन ये आईडी 5 वाले यूज़र को असाइन हुआ है, जो कि यहाँ पे फ्रीलांसर आपको शो कर रहा है। उसके बाद इसका इज़ सबमिटेड जो है ये फॉल्स है, और इज़ कंप्लीटेड भी फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये जो 14 आईडी का प्रोजेक्ट है, ये देखो 14 आईडी है ना प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे भी आपको 14 आईडी नज़र आ रही है, और इसकी प्रोजेक्ट बजट जो है वो 7000 है, और यहाँ पे भी देखो आपको ये 7000 ही नज़र आ रहा है। और इसके बाद अभी सबमिट नहीं हुआ, ठीक है, अभी ये बना रहा है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर कौन है इसका, अस्मा, ठीक है, इसी वजह से इसके प्रोजेक्ट टेकन के फील्ड में इसको नज़र आ रहा है। तो अस्मा इसको अभी डेवलप कर रही है, और यूँ ही ये डेवलप करने के बाद अभी डेवलप जब हो गया, समझो इसके ने डेवलप कर लिया, तो फिर ये कहती है कि मैं अपनी प्रोजेक्ट को सबमिट करती हूँ एम्प्लॉयर को। तो यहाँ पे उसने सबमिट पे क्लिक किया तो प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट हो गया। यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट सबमिट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और जो ही मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे डेटाबेस में जो आपको नज़र आ रहा है इज़ सबमिटेड जो है वो ट्रू हो गया, लेकिन इज़ कंप्लीटेड अभी फॉल्स है। तो यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं ज़रा, जो लॉगिन करके अली को, मेरे ख्याल में अली का प्रोजेक्ट था ये, किसका प्रोजेक्ट है ये, अली का ही लग रहा है, क्योंकि 4 आईडी अली का ही है, अली और ए, ठीक है। अब इसके मैनेज प्रोजेक्ट में जाएंगे, क्योंकि इसने प्रोजेक्ट पोस्ट किया था इसलिए इसके मैनेज प्रोजेक्ट में जाएंगे। अब इसके मैनेज प्रोजेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे देखें एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ये उस प्रोजेक्ट का 14 आईडी का जो प्रोजेक्ट है उसका एक्सेप्ट और रिजेक्ट आ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ कि जी ये प्रोजेक्ट इसने सही डेवलप नहीं किया, तो मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ, ये इसको दोबारा डेवलप करे, या कोई चीज़ इसमें मिस है तो वो इसको दोबारा करे। तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे स्टेटस फिर अंडर डेवलपमेंट आ गया, और यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे देखें ज़रा वैल्यू इसकी ये ट्रू है, तो अभी मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो दोबारा फॉल्स हो गई है, ये तो ऑलरेडी फॉल्स ही थी, तो ये दोबारा फॉल्स हो गई है। तो अब हम दोबारा क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं इसको, और अस्मा के आईडी से इसको लॉगिन करते हैं।
अस्मा के आईडी से लॉगिन किया और प्रोजेक्ट टेकन पे क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिट प्रोजेक्ट की ऑप्शन फिर एक्टिवेट हो गई, पहले डीएक्टिवेट हो गई थी जब हमने इसको सबमिट कर दिया था। अब हम इसको दोबारा सबमिट करते हैं, मतलब हमने कहा कि जी अब अस्मा ने दोबारा इसको डेवलप करके तो दोबारा इसको सबमिट करना है, तो तब इसने सबमिट किया तो प्रोजेक्ट सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद अब हम दोबारा इसके प्रोजेक्ट डेटाबेस को चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये ट्रू हो गई है। अभी ये वाली फॉल्स है, क्यों? क्योंकि अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया उसने, जो आपका एम्प्लॉयर है जो अली है, उसने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम जाके अब वहाँ पे देखते हैं अली के लॉगिन से, तो मैनेज प्रोजेक्ट्स में हम गए और यहाँ पे देखो अभी तक इसके पास ऑप्शन अवेलेबल है एक्सेप्ट या रिजेक्ट की। तो पहले रिजेक्ट करके हमने देख लिया है, तो उससे हमारे डेटाबेस पे क्या कहाँ पे चेंजेस हो रही थी। अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, जो ही हम एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें ये फॉल्स था तो ये ट्रू हो जाएगा, इज़ कम्प्लीटेड का जो कॉलम था ये फॉल्स था तो ये ट्रू हो जाएगा। ये देखें अब ये ट्रू हो गया। अब ये जो 7000 इसकी अमाउंट थी, ये आपके यूज़र्स टेबल में अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी इसके अकाउंट में, अस्मा के अकाउंट में ये 7000 ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास इसका जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट का प्रोजेक्ट टेकन में और सबमिट का जो प्रोजेक्ट टेकन में सिनेरियो है वो इस तरह काम कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं अस्मा के ही लॉगिन में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टेकन में हम जाते हैं, तो यहाँ पे देखो अब अंडर डेवलपमेंट, अब इसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, दोनों इसके प्रोजेक्ट कंप्लीटेड हैं, एक का 7000 है और एक का 6000 अमाउंट थी। तो अब हम देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट टेकन का जो कोड है वो किस तरह का है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसका प्रोजेक्ट टेकन का सारा डिज़ाइन है और इसका अब हम यहाँ पे सारा जो कोड है वो हमने C# में बैकएंड में लिखा हुआ है। और जो पहले हमने डेटा सोर्सेज SQL डेटा सोर्सेज यूज़ किया था वो इसमें यूज़ नहीं किए, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी डेटा सोर्स नज़र नहीं आ रहा। अब हम चलते हैं इसके कोड में चलते हैं, तो यहाँ पे आपको इसका कोड नज़र आ रहा है। तो ये मैं पहले एक दफ़ा कोलैप्स कर लूँ ताकि आप लोगों को कोई इसमें परेशानी ना हो, जब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपके लिए इसको समझना आसान होगा। तो यहाँ तक अगर आप देखें तो वही चीज़ें हैं जिनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हमने यहाँ पे एक UID के नेम से एक इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट किया, UID, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक इसका इवेंट है पेज लोड का, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है हर किसी में। और इसके अंदर भी हमने वही काम किया हुआ है कि हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि सेशन UID जो है वो नल तो नहीं है। अगर नल है तो फिर क्या करें, फिर इसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट करवा दे कहाँ पे, लॉगिन फॉर्म पे। जो लॉगिन फॉर्म है वो डिस्प्ले करवाएगा अगर कोई सेशन क्रिएट नहीं हुआ हुआ। अदरवाइज़ फिर क्या करेगा, अदरवाइज़ वो UID वेरिएबल में जो है सेशन वेरिएबल जो UID है वहाँ से डेटा लेके उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और फिर स्टोर करवा देगा UID वेरिएबल में। और उसके बाद प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर डेवलपमेंट अंडर डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर कंप्लीटेड, ये दोनों फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे दोनों फंक्शन बने हुए हैं, एक है प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर अंडर डेवलपमेंट, एक है प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर कंप्लीटेड। ये जो प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर अंडर डेवलपमेंट है ये ग्रिड व्यू 1 जो हमारा है अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये वाला इस पे डेटा लोड करवाता है, इस पे डेटा शो करवाता है। और ये प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर कंप्लीटेड का फंक्शन है, ये जो दूसरा हमारा ग्रिड व्यू है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट वाला, इस पे डेटा शो करवाने के लिए हमने इसको यूज़ किया हुआ है। और उसके बाद सबमिट प्रोजेक्ट का जो फंक्शन है ये हम यूज़ करते हैं ग्रिड व्यू रो के अंदर। यहाँ पे देखें ये ग्रिड व्यू रो के अंदर हमने इसको यूज़ किया हुआ है। तो ये ग्रिड व्यू रो जो है रो कमांड जो है ये एक हमारे पास फंक्शन होता है ग्रिड व्यू का, ग्रिड व्यू 1 अंडरस्कोर रो कमांड। ग्रिड व्यू 1 का जो है कमांड कोई हम अगर कोई जनरेट करें तो उसके अगेंस्ट ये फंक्शन जो है, ये इवेंट जो है ये एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें ये ग्रिड व्यू 1 यहाँ पे हमारा था। अभी मैं डेटाबेस में जाके इसको दोबारा उसी स्टेटस में लेके आता हूँ ताकि आपको ये हमारा जो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। और ये इसको भी मैं
फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इसको अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमें वो प्रोजेक्ट एक नज़र आ जाएगा। तो ये जो अंडर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें हमने एक अदद ये एक्शन रखा हुआ है, ये एक अदद हमने यहाँ पे लिंक बटन डाला हुआ है। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये रो कमांड का जो इवेंट है ये कॉल होता है, ठीक है। रो कमांड का जो इवेंट है ये कॉल होता है। ये रो कमांड का इवेंट कहाँ पे है? ग्रिड व्यू 1 पे। तो ये ग्रिड व्यू 1 हमारे पास कहाँ पे है? ये वाला हमारे पास ग्रिड व्यू 1 है। और इसके अंदर ये जो ये जो कमांड हमने डाली हुई है, एक अदद हमने लिंक बटन डाला हुआ है, या जिसको आप हाइपर लिंक कहते हैं, वो डाला हुआ है। तो जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो रो कमांड का ये जो इवेंट है ये कॉल होता है। और इसके कॉल होने से यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन कॉल होते हैं, एक सबमिट प्रोजेक्ट का और दूसरा प्रोजेक्ट अंडरस्कोर डेवलपमेंट का। प्रोजेक्ट अंडरस्कोर डेवलपमेंट का जो फंक्शन है, यहाँ पे हम उसको जस्ट ग्रिड व्यू को रिफ्रेश करने के लिए कॉल कर रहे हैं। और ये सबमिट प्रोजेक्ट का जो फंक्शन है ये हम इसलिए कॉल कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो इसका स्टेटस है डेटाबेस में वो चेंज हो जाए। तो जब हम इस पर क्लिक करें तो सबमिट प्रोजेक्ट का जो फंक्शन है ये कॉल होगा। जब ये कॉल होगा तो ये डेटाबेस हमारा जो है प्रोजेक्ट टेबल के अंदर डेटाबेस के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट टेबल है इसके अंदर ये जो हमारे पास फील्ड है इज़ सबमिटेड का, ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट का आईडी हम उसको प्रोवाइड करेंगे उसी प्रोजेक्ट के आईडी के अगेंस्ट वो इस सबमिटेड वाले कॉलम को ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे अब हम इसके अंदर देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ें हैं। तो प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर डेवलपमेंट का जो फंक्शन है इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे हमने एक अदद सिलेक्ट की क्वेरी यूज़ की है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट टेबल। प्रोजेक्ट्स के टेबल के अंदर सारा डाटा सेलेक्ट करे, और कौन सी रोज़ को सिलेक्ट करेगा वो वेयर क्लास में हमने उसको बताया, वेयर फ्रीलांसर आईडी इक्वल्स एट एफ आई डी एंड इज़ कम्प्लीटेड इक्वल्स 0। 0 का मतलब होता है फॉल्स, 1 का मतलब होता है ट्रू। तो क्यूरी में हम 0 1 लिखेंगे, ट्रू और फॉल्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। कोड अगर हमने लिखना हो तो वहाँ पे हम 0 1 भी लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आगे हम देखेंगे इसको भी। तो यहाँ पे हमने इसको बताया कि सारी रोज़ सेलेक्ट करें, कहाँ से? प्रोजेक्ट के टेबल से, और उसके सारे कॉलम्स का डेटा सेलेक्ट करें। और वेयर क्लास में हमने उसको बताया है कि उन रोज़ को ये सिलेक्ट करें जिनका फ्रीलांसर आईडी इक्वल है एफ आई डी के, एट एफ आई डी। उन रोज़ को ये सिलेक्ट करेगा जिनका फ्रीलांसर आईडी हमने जो प्रोवाइड किया है, फ्रीलांसर आईडी का फ्रीलांसर का जो आईडी उसके इक्वल हो, उनको ये सिलेक्ट करे। और फिर उनको सिलेक्ट करे जिनका इज़ कम्प्लीटेड जो है वो फॉल्स है, ठीक है। जिनका इज़ कम्प्लीटेड ट्रू है उनको सिलेक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उनको इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो कंप्लीट हो चुके हैं, वो अंडर डेवलपमेंट में तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इज़ कम्प्लीटेड को इक्वल 0 रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने कमांड लिखी, ठीक है। कमांड लिखने के बाद पैरामीटर इसको प्रोवाइड किया, और पैरामीटर में हमने एफ आई डी के इक्वल उसको जो वैल्यू दी वो हमने यू आई डी दे दी। जो यू आई डी हमने यहाँ पे स्टार्ट में ही एक डिक्लेयर किया था, और इसको हमने वैल्यू दी थी सेशन वेरिएबल से। सेशन वेरिएबल क्या है? जब कोई यूज़र लॉगिन करता है तो एक अदद वेरिएबल क्रिएट हो जाता है, और उस वेरिएबल को हम सेशन वेरिएबल कहते हैं। और ये हमने खुद क्रिएट किए हुए हैं। कहाँ पे क्रिएट किए थे? ये हमने लॉगिन फॉर्म के अंदर क्रिएट किए थे। अभी मैं आपको लॉगिन फॉर्म खोल के दिखा देता हूँ। ये लॉगिन फॉर्म है, तो इसके कोड में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने सेशन आईडी एक यूआईडी के नेम से क्रिएट किया है, एक सेशन वेरिएबल हमने यू नेम से क्रिएट किया, और एक सेशन वेरिएबल हमने यूज़र टाइप के नेम से क्रिएट किया, और इनके अंदर फिर हमने डेटा स्टोर करवा दिया था, ठीक है। डेटा स्टोर हमने ज़ाहिर डेटाबेस से लेके स्टोर करवाया था। और ये जो डेटा है यूज़र, ये हमने फिक्स स्ट्रिंग इसको स्टोर करवा दी थी यूज़र टाइप के वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पे जो ये आपको सेशन UID.to स्ट्रिंग ये आपको नज़र आ रहा है, तो ये वही सेशन वेरिएबल है जो हमने लॉगिन करवाते वक्त इसको क्रिएट करवाया था। अब ये जो सेशन वेरिएबल्स होते हैं ये आपको जब तक आपका सेशन सर्वर के साथ एस्टेब्लिश रहता है तब तक आपको ये अवेलेबल होते हैं। जो ये आपका सेशन या आप लॉग आउट कर जाते हैं तो आपका सेशन ब्रेक हो जाता है, तो तब ये वेरिएबल्स आपको अवेलेबल नहीं होते, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनको भी अभी हम देखेंगे कि ये आप डिस्ट्रॉय कैसे होते हैं जब हम इसको लॉग आउट पे क्लिक करते हैं।
तो उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखें कनेक्शन को ओपन किया है, फिर एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें हमने जो क्यूरी से हमें डेटा रिसीव हुआ वो हमने स्टोर करवा दिया इस रीडर ऑब्जेक्ट के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स। अच्छा, ये भी कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था सर डेटा सोर्स का क्या मतलब है। यहाँ पे आपको ये चीज़ मैं बता दूँ, ये जो ग्रिड व्यू है ना, ये आपको एक टेबल का फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। अब टेबल को कहीं से डेटा भी तो आपने देना है ना, तो डेटा देने के लिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स को अगर आप इसका जो लफ्ज़ी मतलब है उसको देखें तो डेटा सोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा सोर्स जहाँ से इसको डेटा मिल रहा है, तो वो हमने इसको बताना है। तो इसका डेटा सोर्स क्या है, रीडर। रीडर क्या है, हमारे पास एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमने ये वाला डेटा जो है वो इसमें डाला हुआ है। अब ये यहाँ पे डेटा कहाँ से आया हमारे पास, ये जो क्यूरी हमने यहाँ पे लिखी वहाँ से डेटा इस एग्जीक्यूट रीडर के थ्रू हमने लेके तो इस रीडर के अंदर स्टोर करवा दिया। अब इस रीडर के अंदर जो डेटा था वो हमने डिस्प्ले करवा दिया ग्रिड व्यू 1 के ऊपर। और डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए हम डेटा सोर्स का फंक्शन यूज़ करते हैं, सॉरी डेटा सोर्स की जो प्रॉपर्टी है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड का फंक्शन है। तो ये जो डेटा बाइंड का फंक्शन है ये काम ये करता है कि आपके डेटा को बाइंड करवा देता है ग्रिड व्यू 1 के साथ। तो अगर आप इनके नेम ही देखें तो उनसे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनका काम क्या है। डेटा बाइंड का क्या मतलब होता है, बाइंडिंग क्या होती है, एक चीज़ को दूसरे के साथ आप उसको फिक्स कर दें, तो ये बाइंडिंग ही है ना, ताकि वो जो है ना रिफ़्रेश करने पे या किसी वजह से डेटा डिसअपीयर ना हो, तो इसके लिए हम डेटा को बाइंड करवा देते हैं डेटा बाइंड फंक्शन के थ्रू। ठीक है, फिर हमने कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। तो जो ये काम हो रहा है इसी तरह का काम हमने प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर कंप्लीटेड के फंक्शन में भी यही किया है। यहाँ पे भी हमने सेम वही फंक्शन या वही ऑपरेशन यूज़ किए हैं, जस्ट इसमें ग्रिड व्यू 2 हमने यूज़ किया है। ठीक है, और यहाँ पे क्यूरी में थोड़ा सा हमने जो फ़र्क डाला होगा वो ये डाला होगा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर टेबल वेयर फ्रीलांसर ID इक्वल्स एट FID एंड इज़ कम्प्लीटेड इक्वल्स 1। और यहाँ पे हमने इसको बताया कि जी वो वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करें जो कंप्लीट हो चुके हैं, जिनका इज़ कम्प्लीटेड के कॉलम में ट्रू है। क्योंकि हमने यहाँ पे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स को शो करवाना है। और उसके बाद फिर हमने ग्रिड व्यू 2 पे उस डेटा को मैप करवा दिया, डिस्प्ले करवा दिया। तो ये तो 2 फंक्शन थे जस्ट डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। उसके बाद यहाँ पे जो फंक्शन है सबमिट प्रोजेक्ट का, और इस फंक्शन को हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने क्या किया। इसके अंदर हमने अपडेट की क्वेरी लगाई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें सबमिट प्रोजेक्ट, और इसको हमने एक अदद पैरामीटर प्रोवाइड किया है इंटीजर टाइप का, और उस पैरामीटर का नाम हमने रखा है प्रोजेक्ट ID। मतलब जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो एक हम इसको पैरामीटर देंगे, वो पैरामीटर होगा इंटीजर टाइप का, और उसको हम कह रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट ID होगा। तो ये जो प्रोजेक्ट ID हम इसको सप्लाई करेंगे, उस प्रोजेक्ट ID के अगेंस्ट वो जो प्रोजेक्ट होगा उसका इज़ सबमिटेड वाला जो कॉलम है उसको ट्रू करवा देगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे अपडेट करवा रहे हैं किसको, इस टेबल को। ठीक है, जो प्रोजेक्ट्स का टेबल है उसको अपडेट करवा रहे हैं, और जो ही हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ये जो इज़ सबमिटेड वाला कॉलम है इसकी वैल्यू जो है ये फॉल्स से ट्रू कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने अपडेट की क्वेरी लिखी है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट या इंसर्ट की क्वेरी नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि हमने इस टेबल को अपडेट करवाना है। ये जो प्रोजेक्ट का टेबल है इसमें से एक कॉलम को हमने अपडेट करवाना है। तो उसके लिए आप देखें ज़रा क्वेरी को, अपडेट प्रोजेक्ट्स टेबल। ठीक है, प्रोजेक्ट्स का टेबल जो है उसको अपडेट करें। सेट किसको सेट करना है, किसको अपडेट करना है, सेट इज़ कम्प्लीटेड इक्वल्स 1। तो यहाँ पे हमने उसको बताया कि जो इज़ सबमिटेड इक्वल्स 1। तो यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि जो इज़ सबमिटेड वाला कॉलम है उसको ट्रू कर दे या उसको 1 कर दे। वेयर प्रोजेक्ट ID इक्वल्स एट PID, और उस रो को करे या उस प्रोजेक्ट को करे जिसका प्रोजेक्ट ID हमने इसको प्रोवाइड किया है। कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, ये फंक्शन के पैरामीटर के अंदर हमने जो इसको प्रोजेक्ट ID प्रोवाइड किया है उसका इस सबमिटेड वाला स्टेटस जो है वो ट्रू कर दे।
यहाँ पे हमने क्योंकि पैरामीटर डाला हुआ है क्यूरी का, तो इस पैरामीटर को हमने कहीं वैल्यू भी दी होगी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ से ही लेके दी है, ठीक है। इस फंक्शन के पैरामीटर से हमने इसको यहाँ पे एज ए वैल्यू पास कर दिया, और फिर उसके बाद कनेक्शन को ओपन किया है, फिर क्यूरी एग्जीक्यूट की है और कनेक्शन को क्लोज कर दिया है। क्यूरी जब हमने एग्जीक्यूट करते हैं तो ये अपडेट की क्यूरी जो है ये एग्जीक्यूट हो जाती है, और हमने जो इससे काम लेना होता है वो ये काम कर देता है। तो मैं फिर एक दफ़ा आपको बता रहा हूँ, जब आपने सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ करनी होगी तो आप एसक्यूएल डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट करके एग्जीक्यूट रीडर के फंक्शन के थ्रू आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर जो रिज़ल्ट आएगा आप उसको एसक्यूएल डेटा रीडर के ऑब्जेक्ट में, जिसका नाम हम कहीं पे डेटा रीडर रखा होता है, कहीं पे सिर्फ रीडर रखा होता है, तो उसमें आप स्टोर करवाएंगे। लेकिन इस सिलेक्ट की क्यूरी के अलावा अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, इन तीनों क्यूरीज़ के साथ आप ये वाला फंक्शन जो है एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का जो फंक्शन है ये यूज़ करेंगे। ये आप जहन में बिठा लें, ये दोबारा पूछने वाली चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास जो ग्रिड व्यू 1_रो कमांड का इवेंट है वो क्या करता है। जब हम यहाँ पे आप देखें ये सबमिट प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो ये ग्रिड व्यू 1_रो कमांड का इवेंट जो है ये फायर होता है, ये एग्जीक्यूट होता है, और इससे क्या होता है, हमने यहाँ पे एक अदद वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप, जिसका नाम हमने PID रखा, और इसको हमने कहा कि जी ये कमांड आर्गूमेंट जो है इसको कन्वर्ट, ये इसको कमांड आर्गूमेंट के को एक्सेस करे और उसको फिर कन्वर्ट करके इंटीजर में तो इस PID में स्टोर करवा दे। अब ये कमांड आर्गूमेंट हमने कहाँ रखा हुआ है और ये आपको कैसे पता चल रहा है कि इस कमांड आर्गूमेंट में हमने प्रोजेक्ट ID ही डाला हुआ है, तो ये आपको पता चलेगा इसके डिज़ाइन से। जो ही हम इसके डिज़ाइन में जाएंगे, ये इसके डिज़ाइन में देखें, ये इसके इस ग्रिड व्यू के हम जो कोड है डिज़ाइन का उसमें आगे, तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास एक्शन का कॉलम है ना, यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट हेडर टेक्स्ट एक्शन, और इस कॉलम में हमने एक अदद लिंक बटन डाला हुआ है, ठीक है। इस लिंक बटन में आप अगर इसका टेक्स्ट देखो तो टेक्स्ट में हमने इज सबमिटेड और प्रोजेक्ट सबमिटेड दोनों डाले हुए हैं, कि हमने यहाँ पे इसको बताया कि जी जो इज़ सबमिटेड वाला कॉलम है ना उसकी वैल्यू को एक्सेस करे और उसको बूलियन में कन्वर्ट करे, और अगर तो वो ट्रू है तो फिर उसको प्रोजेक्ट सबमिटेड जो है वो लिखे टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। और जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है, अगर तो ये ट्रू है तो इसके यहाँ पे प्रोजेक्ट सबमिटेड आएगा, अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ पे देखें आपको सबमिट प्रोजेक्ट वो दिखा रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे देखो, अगर तो ये ट्रू है इज़ सबमिटेड वाला, ठीक है, तो ये आपको शो करेगा प्रोजेक्ट सबमिटेड का, ठीक है। जब आप सबमिट कर देंगे तो प्रोजेक्ट सबमिटेड आपको डिस्प्ले होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, वो आपको दिखाएगा सबमिट प्रोजेक्ट, मतलब आपने अभी प्रोजेक्ट सबमिट करना है। फिर उसके बाद इसको डिसेबल भी इसी तरह करवा देगा, ठीक है। अगर तो वो सबमिटेड है तो उसको डिसेबल करवा देगा, मतलब इनेबल्ड फॉल्स करवा देगा, अगर वो सबमिट नहीं हुआ तो उसको इनेबल ट्रू करवा देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखो कमांड आर्गूमेंट हमने एक इसका एट्रीब्यूट यूज़ किया है, उस कमांड आर्गूमेंट को हमने प्रोजेक्ट ID जो है ये असाइन किया हुआ है। मतलब जिस भी हम लिंक पे क्लिक करने से पहले हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे ना, तो इसके नीचे एक आपको लंबा सा जावास्क्रिप्ट का टेक्स्ट नज़र आएगा आपको ब्राउज़र के बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर में। तो यहाँ पे इसको ये बता रहा होता है कि इस लिंक के साथ इस प्रोजेक्ट का ID भी है, ये प्रोजेक्ट का ID यहाँ पे इसको मिलेगा, ठीक है। जब जिस लिंक पे हम क्लिक करेंगे उसी का ये प्रोजेक्ट ID उसके साथ अटैच होगा, ठीक है। तो वो अटैच जो प्रोजेक्ट ID है वो हमने यहाँ पे अटैच करवाया, कमांड आर्गूमेंट इक्वल्स eval जो फंक्शन है ये यहाँ पे ये एक फंक्शन है eval का फंक्शन जो है ये हम यूज़ करते हैं डेटाबेस से वैल्यू एक्सेस करने के लिए। अब डेटाबेस में जो प्रोजेक्ट ID है इसका देखें आप प्रोजेक्ट ID, ठीक है, ये प्रोजेक्ट ID की वैल्यू हमने यहाँ पे एक्सेस की हुई है eval के फंक्शन के थ्रू, और उसको हमने इस लिंक के साथ अटैच करवा दिया। जब हमने इस लिंक के साथ अटैच करवा दिया तो इस लिंक से अब हमने वैल्यू एक्सेस भी करनी है कोड में, C# के कोड में, तो वो हम एक्सेस करने के लिए e.command argument .toString, ठीक है। toString हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकें। तो इसकी जो कमांड आर्गूमेंट से हमें प्रोजेक्ट ID की वैल्यू जो मिलेगी उसको फिर हमने क्या किया,
इंटीजर में कन्वर्ट किया, इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको PID वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब यही PID जो है ये हम पास करेंगे सबमिट प्रोजेक्ट के फंक्शन को। जब सबमिट के प्रोजेक्ट के फंक्शन को हमने PID पास किया तो ये हमने ऊपर क्योंकि इसको देखा है कि जो ID प्रोजेक्ट का ID हम इसको पास करते हैं उसके इस सबमिटेड वाले कॉलम को ये ट्रू कर देता है, ठीक है। तो जिसका ID हम इसको पास करेंगे उसका जो इस सबमिटेड वाला कॉलम है उसको ये ट्रू कर देगा। अभी हम इसको यहाँ पे करके देखते हैं। आप यहाँ पे पहले देखें जो ये ID है ये 14 ID है, प्रोजेक्ट ID 14 है। तो यहाँ पे इसका अगर आप देखें 14 ID प्रोजेक्ट जो है उसका इस सबमिटेड फॉल्स है। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। जो ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो इसके सबमिट पे क्लिक करने से हमारे पास ये जो सबमिट प्रोजेक्ट का जो फंक्शन है ये कॉल होगा, ठीक है। और हमने जो ही इस पर क्लिक किया तो जो फंक्शन कॉल हुआ तो इसका स्टेटस सबमिट प्रोजेक्ट सबमिटेड आ गया। और यहाँ पे जब हम डेटाबेस में जाके इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये फॉल्स की बजाय ट्रू हो जाएगा क्योंकि हमने इसको सबमिट करवा दिया है, ट्रू हो गया, ठीक है। और जब हम सबमिट करवाते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो हम ट्रू सेट कर देते हैं। तो उसके बाद फिर हमने प्रोजेक्ट्स अंडरस्कोर डेवलपमेंट इस फंक्शन को कॉल किया। और इस फंक्शन को हमने कॉल इसलिए किया ताकि हमें ये वाला जो ग्रिड व्यू है ये रिफ़्रेश होके मिल जाए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसको कॉल नहीं करवाते, मैं यहाँ पे दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। अगर हम इसको कॉल नहीं करवाते तो होगा क्या, अब मैं इसको दोबारा जो है वो फॉल्स करवा देता हूँ ताकि आपको इसका चेंज नज़र आए। और मैं इसको अभी बिल्ड करता हूँ। बिल्ड करने के बाद मैं इसको अगेन रिफ़्रेश करता हूँ और लॉगिन करूँगा। अस्मा और ए, ठीक है। और प्रोजेक्ट टेकन में जाते हैं और यहाँ पे अब मैं इसको क्या करूँगा, सबमिट प्रोजेक्ट पे जो ही क्लिक करूँगा। अब ये सबमिट हो गया है, ठीक है, सबमिट हो गया है। लेकिन यहाँ पे उसने अभी भी प्रोजेक्ट सबमिट प्रोजेक्ट का लिंक मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैंने दोबारा उसको क्लिक किया तो उसने क्या किया, उसने दोबारा क्लिक करने से उसको रिफ़्रेश करवा दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा ज़रा आपको करके दिखा दूँ ताकि आपको जो है क्लियर हो जाए कि ये जो हमने उसको दोबारा कॉल किया था फंक्शन को वो उसका क्या मकसद था, उससे क्या होता है, ठीक है। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ अगेन। मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू है फॉल्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको सबमिट करता हूँ, ठीक है। अभी तो ये खैर उसको दोबारा कर रहा है उसके बगैर भी, क्योंकि ये पूरे पेज को लोड कर लेता है। जब लोड कर लेता है तो फिर क्या होता है, फिर ये इसको जो है उसकी स्टेटस को चेंज करवा देता है। तो ये यहाँ पे जो हमने ये फंक्शन कॉल किया है समटाइम्स वो रिफ़्रेश नहीं करवाता। तो यहाँ पे हम फंक्शन कॉल करते हैं प्रोजेक्ट अंडरस्कोर अंडर डेवलपमेंट। तो अंडर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका जो ग्रिड व्यू है उसको हम रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के लिए हमने वो फंक्शन को दोबारा कॉल किया। तो इसको अगर आप कॉल करेंगे तो बेहतर है, नहीं कॉल करेंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमने उसका स्टेटस चेंज देखना है तो इसलिए हम इसको दोबारा कॉल करना चाहते हैं, इसको रिफ़्रेश करना चाहते हैं, इस वजह से हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो ट्रांसफ़र मनी का पेज है उस पर हमारे पास क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे हमारे पास 7000 इसका अर्न मनी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जो है 3000 इसका डाल देता हूँ और ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, ये मनी अर्न में से 3000 जो है वो माइनस कर दिया और इसमें उसने ऐड कर दिया। यहाँ पे 45,000 हो गया और यहाँ पे 4000 रह गया। अभी 1000 मैं मोर इस पर अगर करूँ तो या 500 मैं फॉर एग्जांपल कर देता हूँ। तो यहाँ पे 4000 की बजाय 3500 रह जाएगा और यहाँ पे 45,500 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी फिर ट्रांसफ़र मनी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 3500 रह गया और यहाँ पे वो 500 ऐड हो गया। तो ये कैसे हो रहा है काम, ये अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र मनी का जो आपके पास पेज है उसके थ्रू ये सारा काम हो रहा है। इनको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और ये ट्रांसफ़र मनी का आपके पास
पेज है और इसमें ओपन करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे इसके डिज़ाइन में कोई ऐसी ख़ास चीज़ है नहीं कि जो आपको बताई जाए। ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं और इनको हमने अनेबल फॉल्स किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये वाला एक टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आपने मनी डालनी है, उसको अनेबल हमने ट्रू किया हुआ है, ठीक है। तो मनी ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अर्नड मनी जो है उसमें कुछ वैल्यू हो, और जो वैल्यू आपके पास हो वो उससे छोटी आप वैल्यू या उसके इक्वल आप वैल्यू यहाँ पे देंगे तो तब वो ट्रांसफ़र होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें इसमें 3500 है, तो यहाँ पे मैं 5000 अगर डाल दूँ तो इसको ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कैन नॉट ट्रांसफ़र मनी एक्सीड्स अर्नड मनी, ठीक है। वो कह रहा है कि जी मैं इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास जो अर्नड मनी है वो इस ट्रांसफ़र मनी से कम है। यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी मैंने कितनी डाली है 5000 और ये अर्नड मनी कितनी है 3500, ठीक है। तो ये जाहिर है फिर ये तो लॉजिकली गलत है कि मैं मेरे पास जो बैलेंस है वो 3500 हो और मैं ट्रांसफ़र जो है वो 5000 करूँ, तो ये तो गलत है। तो ये इस वजह से यहाँ पे ये हमने इसका चेक डाला हुआ है, ठीक है। और कुछ लोगों को ये भी समझ नहीं आ रही थी, वो यहाँ पे बिल्कुल नल वैल्यू थी और वो यहाँ पे 3000 2000 जो भी वैल्यू डाल रहे थे और ट्रांसफ़र कर रहे थे वो उनको एरर नज़र आ रहा था। तो ये एरर इसी वजह से है कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है वो है ही नहीं, डेटा उसमें है ही नहीं, कोई आपकी मनी अर्नड है ही नहीं। तो यहाँ पे आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो ट्रांसफ़र वो ज़ाहिर नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, और ये जो ट्रांसफ़र पे कुछ लोगों के पास एरर जो है वो डिस्प्ले यहाँ पे नहीं कर रहा था। जो ये डिस्प्ले नहीं कर रहा था तो इसकी भी एक वजह थी, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या वजह थी इसके। अब हम चलते हैं कोड पे। कोड में अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो इसका ट्रांसफ़र मनी का लगा हुआ है लेबल, यहाँ पे ये मैसेज लगा हुआ है ना, कैन नॉट ट्रांसफ़र मनी एक्सीड्स मोर देन अर्न मनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक अदद वो अलर्ट मैसेज शो करवाया था। अलर्ट मैसेज बाद दफ़ा नहीं रन होता। तो अगर आपके पास भी यहाँ पे अलर्ट मैसेज है तो आप उसको ये इस मैसेज से रिप्लेस कर लें। लेबल मैसेज जो है उसका डॉट टेक्स्ट की प्रॉपर्टी एक्सेस करें और उसमें आप ये मैसेज लिख लें, ठीक है। डबल कोट्स में आप ये मैसेज लिख लें और उसके बाद फिर आप लेबल मैसेज जो है इसको विजिबल ट्रू करवा दें, ठीक है। और उसके बाद एल्स में भी आपने जाना है और वहाँ पे भी आपने मनी ट्रांसफ़र डॉट टेक्स्ट इक्वल्स नल कर देना है और लेबल मैसेज जो है आपके पास उसको भी विजिबल आपने ट्रू करवा देना है। तो अब हम इसकी सारी फंक्शंस की डिटेल देखते हैं, इसमें फंक्शंस कौन कौन से हैं और उनसे हम क्या करवा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, आपके लिए बड़ा सिंपल होगा। अगर आप इसका किसी चीज़ पे कोई काम कर रहे हैं तो आप उसके नेम को थोड़ा सा एनालाइज कर लें, थोड़ा सा समझ लें, तो आपको उसके नेम से पता चल जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा कि ये जो नेम रखे होते हैं ना फंक्शंस के, ये सोच समझ के रखे होते हैं। ये ऐसे ही अन्यवाह जो है ना वो नहीं डाल दिए जाते और ना ही रख दिए जाते हैं। जिस तरह यहाँ पे फंक्शन का नेम है गेट अकाउंट डेटा, तो इसके फंक्शन के नेम से आपको क्या लग रहा है? गेट अकाउंट डेटा, किसी अकाउंट का डेटा हम गेट कर रहे हैं। अब ये फंक्शन है ट्रांसफ़र मनी, तो इससे क्या लग रहा है? ये जब फंक्शन कॉल होगा तो मनी ट्रांसफ़र हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे है अपडेट बैंक अकाउंट, तो इसका मतलब क्या है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो अपडेट होगा। समझ आ गई है? तो उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये इवेंट है हमारे पास बटन क्लिक का, तो इसके अंदर हमने फिर ये सारे फंक्शंस कॉल किए हैं, मैसेज वगैरह भी इसी में शो करवाए हैं। तो यहाँ तक कोड उसी तरह ही है आपके पास जिस तरह ऑलरेडी हम करते आ रहे हैं। और उसके बाद ये भी उसी तरह हमने एक अदद इंटीजर टाइप UID वेरिएबल क्रिएट कर दिया और फिर इसके बाद हमने पेज लोड के अंदर भी उसी तरह ये सेशन वेरिएबल को चेक किया कि अगर तो वो नल है तो फिर वो रीडायरेक्ट करवा देगा लॉगिन फॉर्म पे। अदरवाइज़ वो फिर क्या करेगा, UID वेरिएबल जो है हमने डिक्लेयर किया इधर ग्लोबली, उसमें सेशन यूज़र आईडी के सेशन से डेटा लेके उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर में और फिर UID वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें गेट अकाउंट डेटा का फंक्शन जो है हमने कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो जब भी पेज लोड होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आपको ये डेटा जो है, ये टेक्स्ट बॉक्सेस में जो आपको डेटा नज़र आ रहा है ये आपको डिस्प्ले होगा। मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँ तो आपको ये देखें, ये डेटा जो डिस्प्ले हो रहा है ये गेट अकाउंट डेटा के फंक्शन के थ्रू हमें एक्सेस हो रहा है।
तो गेट अकाउंट डेटा का फंक्शन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक अदर सेलेक्ट की क्वेरी यूज़ की होगी। तो यहाँ पे आप हमने एक यहाँ पे काम किया है पोस्ट प्रोजेक्ट, जो पोस्ट प्रोजेक्ट हमने किया हुआ था ना, यहाँ पे जो हमारे पास पोस्ट प्रोजेक्ट का ये क्लास फाइल है, ठीक है। पोस्ट प्रोजेक्ट क्लास फाइल का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने कह दिया ये पी है, इसको हम नाम दे रहे हैं पी। और उसके बाद फिर हमने इसको कहा कि जी टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर अकाउंट बैलेंस डॉट टेक्स्ट इक्वल्स पी डॉट गेट अकाउंट बैलेंस। और इसको हमने कहा कि जी इस अकाउंट बैलेंस के जो फंक्शन है इसको हमने यूज़र आईडी जो हमने ऊपर क्रिएट किया है वो यूज़र आईडी हमने इसको असाइन कर दिया। तो उस यूज़र आईडी के अगेंस्ट जो उसका अकाउंट बैलेंस है वो हमें डिस्प्ले करवा देगा किसमें, अकाउंट बैलेंस के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। ये जो आपको टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है अकाउंट बैलेंस का, ये ठीक है, इसके अंदर जो डेटा आपको नज़र आ रहा है 45,500, ये आपको कहाँ से मिल रहा है, ये अकाउंट पोस्ट प्रोजेक्ट का जो हमारी क्लास फाइल है ना, इसका अगर मैं कोड देखूं तो इसमें इसके अंदर गेट अकाउंट बैलेंस का फंक्शन हमने बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि उसके अंदर ये है गेट अकाउंट बैलेंस। तो ये जो फंक्शन है ये जब हम कॉल करते हैं तो हमें उस यूज़र का जो अकाउंट बैलेंस है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो यूज़र कौन था, जिसका आईडी हम यहाँ पे उसको एज ए पैरामीटर पास करेंगे, उसका हमें जो अकाउंट बैलेंस है वो मिल जाएगा और उस अकाउंट बैलेंस को फिर हमने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पे ये आप सोच रहे होंगे कि ये हमने क्या लिख दिया है, पोस्ट प्रोजेक्ट पी इक्वल न्यू पोस्ट प्रोजेक्ट। तो ये जो फंक्शन है ये क्योंकि हमारे पास इस पोस्ट प्रोजेक्ट की फाइल के अंदर था, ठीक है, ये क्लास जो है हमारे पास पोस्ट प्रोजेक्ट की, इसके अंदर है हमारे पास ये गेट अकाउंट बैलेंस, ठीक है, ये फंक्शन। अब इस फंक्शन को हमने पोस्ट प्रोजेक्ट से कॉल करना है, तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, हमें एक पोस्ट प्रोजेक्ट की क्लास का इंस्टेंस बनाना होगा या ऑब्जेक्ट बनाना होगा। हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने पी रख दिया। अब जब हम पी के साथ डॉट लगा के इसको एक्सेस करेंगे तो ये एक्सेस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस क्लास से हमने ये फंक्शन एक्सेस किया है, पोस्ट प्रोजेक्ट की क्लास से हमने ये गेट बैलेंस अकाउंट बैलेंस का फंक्शन एक्सेस किया है। ये हमने इसलिए एक्सेस किया है, हम इसको यहाँ पे रीडिफाइन भी कर सकते थे, इसको दोबारा भी लिख सकते थे। तो हमने कहा ये हमने क्योंकि एक फाइल में बनाया हुआ है तो हमें क्या ज़रूरत है इसको दोबारा यहाँ पे कोड दोबारा लिखने की। तो ये हमने ऑलरेडी वहाँ पे जो कोड लिखा था उसी फंक्शन को हमने एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो उससे हमारे पास ये अकाउंट बैलेंस जो है इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें मिल गया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखें सिलेक्ट क्यूरी यहाँ पे लिखी है, ठीक है। सिलेक्ट क्यूरी में क्या हमने किया, सिलेक्ट फुल नेम बैंक अकाउंट मनी अर्न फ्रॉम यूजर्स टेबल, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये जो हमने काम किया हुआ है, ये फंक्शन कॉल किया, तो ये फंक्शन जो है ये हमें बैंक अकाउंट का जो टेबल है वहाँ से डेटा लेके दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे क्यूरी में लिखते तो फिर हमें दो टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ना था, ठीक है, बैंक अकाउंट के टेबल को और यूज़र्स के टेबल को, फिर हमें अलग अलग से वो क्यूरी काफ़ी लंबी हो जानी थी। तो इस लेंथी काम से बचने के लिए हमने उसको अलग से ही कॉल करके तो उसको एक्सेस कर लिया और उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया अकाउंट बैलेंस के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और फिर सिलेक्ट की जो क्यूरी है उसको हमने यूज़ किया सिर्फ यूज़र्स के टेबल में से डेटा एक्सेस करने के लिए, और उसको हमने कहा कि जी उस यूज़र का टेबल उस यूज़र का डेटा एक्सेस करे जिसका आईडी हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इसको UID प्रोवाइड किया हुआ है, और UID क्या है, UID उस यूज़र का आईडी है जिसने लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उस यूज़र का इसको डेटा मिलेगा जिसने लॉगिन किया होगा, उसी का डेटा ये हमें सेलेक्ट करके देगा। फिर उसके बाद हमने कनेक्शन को ओपन किया है, कनेक्शन ओपन करने के बाद हमने SQL डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने रीडर रखा, और इस रीडर में हमने जो डेटा हमें मिला एग्जीक्यूट रीडर को कॉल करने से वो डेटा हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। और ये डेटा आपको बताऊँ एक लॉजिकली टेबल की फॉर्म में आपको ये डेटा मिलता है, और उसको हम ये जो SQL रीडर टाइप का जो डेटा रीडर है इसमें हम उसको स्टोर करते हैं। एक लॉजिकल टेबल आप समझ लो कि ये इसमें स्टोर होता है। और फिर हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ की, इफ़ रीडर डॉट रीड, अगर रीडर के अंदर रीड करने के लिए कुछ डेटा अवेलेबल है, ठीक है, तो फिर ये वाला काम यहाँ पे करेगा, अदरवाइज़ ये इसको स्किप कर देगा और कनेक्शन को क्लोज कर देगा। तो अगर डेटा रीड करने के लिए कुछ डेटा है तो फिर क्या करेगा, फिर ये बैंक अकाउंट डॉट टेक्स्ट बॉक्स इक्वल्स, ठीक है,
ये दो आपके पास यहाँ पे है। एक है टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर अकाउंट बैलेंस, जो अकाउंट बैलेंस है वो आपके पास ये वाला है, ठीक है। और एक है आपके पास बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट का जो नंबर है आपके पास ये आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा है, ये वाला, ठीक है। ये बैंक अकाउंट का जो नंबर है वो आपको डिस्प्ले करवा रहा है। और यहाँ पे हमने इसको कह दिया बैंक रीडर बैंक अकाउंट डॉट टू स्ट्रिंग। उसके बाद फुल नेम के टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमने उसको फुल नेम डिस्प्ले करवा दिया डेटाबेस से लेके। और मनी अर्न का जो टेक्स्ट बॉक्स था उसके अंदर हमने मनी अर्न जो उसकी यूज़र के टेबल के अंदर थी वो वहाँ से डेटा लेके इस पर डिस्प्ले करवा दिया। और फिर उसके बाद हमने कनेक्शन को क्लोज़ करवा दिया। तो इस तरह हम अकाउंट का जो डेटा है वो गेट करके तो इन टेक्स्ट बॉक्सेस के ऊपर डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफ़र मनी का फंक्शन। ट्रांसफ़र मनी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले तो जो टेक्स्ट बॉक्स है मनी अर्न वाला उसमें से डेटा लिया, ठीक है, और उसको कन्वर्ट किया किसमें, इंटीजर में। और कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको मनी अर्न का एक वेरिएबल बनाया इंटीजर टाइप, उसमें स्टोर करवा दिया। फिर इसी तरह ट्रांसफ़र मनी का जो हमने एक अदद इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाया उसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स ट्रांसफ़र से डेटा लेके कन्वर्ट किया इंटीजर में और उसको हमने स्टोर करवा दिया मनी ट्रांसफ़र के वेरिएबल में। फिर इसी तरह तीसरा जो हमने एक वेरिएबल बनाया उसका नाम हमने रखा अपडेटेड अर्नड मनी, ठीक है। तो अपडेटेड अर्नड मनी का क्या मतलब है कि जो मनी उसने अर्न की है उसमें से माइनस करके किसको, जो मनी ट्रांसफ़र करनी है वो वाली माइनस करके तो दोबारा उसको हम अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे देखें उसने क्या किया, अपडेटेड अर्न मनी में उसने क्या स्टोर करवाया, मनी अर्न माइनस मनी ट्रांसफ़र। तो जो मनी उसने अर्न की थी उसमें से जो ट्रांसफ़र मनी करनी थी वो माइनस करके तो जो बाकी मनी बची अपडेटेड अर्न मनी में उसमें स्टोर करवाई। और फिर उसको उसने जो अपडेट की क्वेरी यूज़ करके तो यूज़र्स के टेबल के अंदर मनी अर्न का जो कॉलम था उसमें उसको अपडेट करवा दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें कॉलम में इसके, तो ये जो कॉलम है इसका मनी अर्न का इसने उसने अपडेट करवा दिया। यहाँ पे देखें जो लास्टली हमने वो 500 इसका डिडक्ट करके तो ट्रांसफ़र किया था, तो यहाँ पे उसने 500 माइनस किया। क्यों माइनस किया, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको 500 अमाउंट दी थी, ऊपर 4000 थी, तो 500 उसने उसमें से माइनस की, ठीक है। माइनस करने के बाद जो क्या बचा था 3500, तो 3500 दोबारा उसने फिर इस कॉलम के अंदर अपडेट कर दी। यहाँ पे देखें 3500 उसने फिर यहाँ पे मनी अर्न के कॉलम के अंदर अपडेट कर दी थी। तो अपडेट उसने इसी क्यूरी की वजह से की थी क्योंकि हमने ट्रांसफ़र मनी में अपडेट क्यूरी को यूज़ किया। अपडेट यूज़र्स टेबल, यूज़र के टेबल को अपडेट करे और मनी अर्न का जो कॉलम है उसमें जो मनी हमने डाली है वो वाली अपडेट कर देगा उसकी वैल्यू, और उस यूज़र की ये रो को अपडेट करेगा जिसका यूज़र आईडी हमने इसको प्रोवाइड किया है। तो यूज़र आईडी हमने क्या किया है, इसको यूआईडी, मतलब जो यूज़र लॉगिन है सिर्फ उसी का ही ये काम हो सकता है। जो लॉगिन यूज़र है उसके अलावा किसी का वो मनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मनी ट्रांसफ़र करने के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लॉगिन से आईडी पासवर्ड से लॉगिन करे। और उसके बाद फिर ये आप मनी का जो पैरामीटर है, ये अर्न मनी का जो पैरामीटर हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था मनी, इस मनी के पैरामीटर को हमने जो वैल्यू प्रोवाइड की वो अब यहाँ पे दी अपडेटेड अर्न मनी, ठीक है। जो मनी उसने ट्रांसफ़र करनी थी वो माइनस करके, अर्न मनी से माइनस करके तो उसको हमने अपडेट करवा दिया यहाँ पे। फिर कनेक्शन को ओपन किया, उसके बाद एग्जीक्यूट किया कमांड को और फिर कनेक्शन को क्लोज़ कर दिया। तो इस तरह हमारी जो मनी थी वो ट्रांसफ़र होगी बैंक अकाउंट में और उसकी वजह से हमारा जो मनी अर्न वाला कॉलम था वो अपडेट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे अपडेट करना है बैंक अकाउंट को भी, क्योंकि अभी हमने मनी अर्न वाला कॉलम तो अपडेट कर दिया है लेकिन बैंक अकाउंट अभी हमने अपडेट नहीं किया। तो बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे देखें तो हमने ये फंक्शन यूज़ किया है और इसमें भी हमने अकाउंट बैलेंस का जो वेरिएबल एक बनाया उसमें अकाउंट बैलेंस के टेक्स्ट बॉक्स से डेटा लेके इसमें डाल दिया और मनी ट्रांसफ़र में हमने जो डेटा लिया वो हमने मनी ट्रांसफ़र के वेरिएबल में डाल दिया, ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद। और उसके बाद हमने अपडेटेड अकाउंट बैलेंस का एक वेरिएबल बनाया और उसमें हमने क्या किया, जो मनी ट्रांसफ़र करनी थी वो अकाउंट बैलेंस के टेबल से लेके तो दोनों को हमने सबमिट ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने उसको
अपडेटेड अकाउंट बैलेंस में डाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो हमने अपडेट किया है बैंक अकाउंट्स के टेबल को, ठीक है। और इसमें हमने सेट किया है अकाउंट बैलेंस इक्वल्स ऐड मनी वेयर यूज़र आईडी इक्वल्स ऐड यूआईडी। तो ये आपके पास बैंक अकाउंट्स का टेबल है। इसका शो डेटा करें तो यहाँ पे आप देखें तो ये 5 जो यूज़र आईडी था इसकी उसने अकाउंट बैलेंस को अपडेट कर दिया था 45,500, ठीक है। तो ये इस तरह इसका जो बैंक अकाउंट है वो भी अपडेट हो रहा है। और ये फंक्शन अब हमने कहाँ यूज़ किए हैं, ये फंक्शन हमने यूज़ किए हैं जब हम ये बटन 1 पे क्लिक करते हैं। तो बटन 1 को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है मनी अर्नड और मनी ट्रांसफ़र। और इसके अंदर हमने जो वैल्यू स्टोर की हैं वो टेक्स्ट बॉक्सेस से लेके की हैं, मनी अर्नड और मनी ट्रांसफ़र के टेक्स्ट बॉक्सेस से। और फिर हमने इसको यहाँ पे चेक किया है इफ़ मनी ट्रांसफ़र ग्रेटर दैन मनी अर्नड। अगर जो मनी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो ग्रेटर है अर्न मनी से तो फिर आपको क्या बताएगा, फिर आपको ये वाला मैसेज शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे किसी के पास अलर्ट मैसेज होगा जावास्क्रिप्ट का तो वो उसकी जगह पे आप लोग ये वाला मैसेज यूज़ कर लें, ठीक है। जो हमारे पास लेबल मैसेज है उसी को हम यूज़ करके तो यहाँ पे मैसेज शो करवा सकते हैं। वो समटाइम रन नहीं होता, डिस्प्ले नहीं होता। और अगर तो वो जो हमारी अर्नड मनी है वो मतलब ग्रेटर है ट्रांसफ़र मनी से, मतलब ट्रांसफ़र मनी हमारी या तो इक्वल है उससे या उससे ग्रेटर है या लेस है, इक्वल है या लेस है, तो फिर क्या करेगा, फिर ये एल्स स्टेटमेंट्स जो है ये एग्जीक्यूट करवाएगा। और इसमें हमने ट्रांसफ़र मनी का सबसे पहले फंक्शन कॉल किया है, उसके बाद हमने अपडेट बैंक अकाउंट का फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। फिर हमने गेट अकाउंट डेटा का फंक्शन कॉल किया है, ठीक है। तो जो ही हम ये काम कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे इसका चेंज भी नज़र आ जाता है, मतलब इसका जो चेंज होता है वो भी हमें नज़र आ जाता है। उसका जो चेंज मतलब इसका जो अकाउंट्स अपडेट होते हैं दोनों वो हमें अगेन नज़र आ जाते हैं, वो नज़र आते हैं हमें इस गेट अकाउंट डेटा के फंक्शन को कॉल करने से। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो मैसेज लिखा हुआ है वो भी हमें विजिबल हो जाता है। और फिर उसके बाद जो मनी ट्रांसफ़र का टेक्स्ट बॉक्स है उसको हमने एम्प्टी भी करवा दिया है, नल अगर हम उसको असाइन कर देंगे तो वो एम्प्टी हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ पे ये आपका जो ट्रांसफ़र मनी का फंक्शनैलिटी है वो काम कर रही है। और आपके ट्रांसफ़र मनी जब आप करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट टेबल और आपका यूज़र्स का टेबल जो है ये अपडेट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट का पेज है, जब हम लॉगिन करते हैं तो आप जब लॉगिन किया होता है आपने यूज़र पैनल, यूज़र अकाउंट से, तो आपको यहाँ पे यूज़र पैनल नज़र आता है। और अगर हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं एडमिन से, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एडमिन पैनल नज़र आता है। तो ये कैसे नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कुछ लोगों के पास ये इस तरह का डिस्प्ले है, इसलिए मैं इसको भी बताऊँगा कि ये कैसे हो रहा है और ये आपको कैसे नज़र आ रहा है। तो उसके लिए हम चलते हैं डिफ़ॉल्ट पेज पे। तो डिफ़ॉल्ट पेज का हम डिज़ाइन देखते हैं और इसमें आप अगर देखें तो हमने यहाँ पे 2 पैनल बनाए हुए हैं, ठीक है। एक पहला पैनल है ये पैनल 1 और दूसरा पैनल हमारे पास यहाँ पे ये देखें आप पैनल 2 है। पैनल 2 पे हमने यूज़र पैनल को रखा हुआ है और पैनल 1 पे हमने एडमिन पैनल को रखा हुआ है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगर देखूँ, पैनल 1 की अगर मैं प्रॉपर्टीज़ देखूँ तो यहाँ पे ये आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। ये सिलेक्टेड नहीं है तो ये अब सिलेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पैनल 1 है और विजिबल फॉल्स है, तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों को हमने विजिबल फॉल्स किया हुआ है। तो इसी तरह ये यूज़र का जो पैनल है तो इसकी अगर आप विजिबिलिटी देखें तो ये भी विजिबल फॉल्स है और ये पैनल 2 है, पैनल 2 यूज़र का है, ठीक है। अब हम इसमें मैनुअली हमने वो लिंक्स डाल दिए, कहीं पे लिंक्स डाले हैं और कहीं पे हमने जो पिक्चर्स हैं वो डाली हैं। जो पिक्चर्स हैं वो हमने डाली हैं टूल बॉक्स में गए और यहाँ से इमेज बटन लेके हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये जो इमेज बटन वाला ये जो डैशबोर्ड बनाने का तरीका था ये मैंने आपको टेस्ट फेज़ में भी बताया हुआ है और ये कोई ऐसी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। ये वीडियो हमारी टेस्ट फेज़ की है, उसमें भी आप देख सकते हैं।
तो अब इसके हम चलते हैं कोड पे। तो कोड में हमें ये एट ए टाइम तो एक ही नज़र आ रहा होता है, या एडमिन पैनल नज़र आ रहा होता है, या हमें यूज़र नज़र आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज पे तो हालांकि हमने दोनों ही डाले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोड में चलते हैं, तो यहाँ पे हमने उसको बताया कि आपको कब कौन सा पैनल नज़र आएगा। तो यहाँ पे जब पेज लोड के इवेंट में हमने उसको बताया कि जी इफ़ सेशन यूज़र टाइप इक्वल्स नल, तो हमने कहा कि जी यूज़र टाइप का सेशन जो है उसको चेक करो, अगर तो वो नल है तो फिर क्या करे, फिर वो उसको रीडायरेक्ट करवा दे कहाँ पे, लॉगिन फॉर्म पे। मतलब उसको फिर लॉगिन डिस्प्ले करवाए, लॉगिन फॉर्म डिस्प्ले करवाए, मतलब यूज़र लॉगिन करेगा तो तब जाके उसको ये वाला फॉर्म डिस्प्ले होगा। फिर अगर तो यूज़र टाइप का जो सेशन है वो नल नहीं है तो फिर क्या करे, फिर एल स्टेटमेंट से में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हमने इसको बताया है कि जी एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल क्रिएट किया और उसको हमने नाम दे दिया यू टाइप का, और इसको जो वैल्यू हमने असाइन की है वो सेशन वेरिएबल से लेके यूज़र टाइप का जो सेशन वेरिएबल हमने क्रिएट किया था उससे लेके उसको कन्वर्ट किया हमने स्ट्रिंग में, और फिर हमने उसको असाइन करवा दिया यू टाइप में, ठीक है। अब फिर इफ़ स्टेटमेंट हमने इसके अंदर यूज़ की, और इफ़ स्टेटमेंट में पहली जो है हमने इसकी कंडीशन में इसको बताया कि यू टाइप, इफ़ यू टाइप इक्वल्स एडमिन, अगर तो यूज़र टाइप जो लॉगिन हुआ है उसकी यूज़र टाइप जो है वो एडमिन है तो फिर पैनल वन डॉट विजिबल इक्वल्स ट्रू, तो फिर क्या करेगा, फिर पैनल वन को विजिबल करवा देगा। अदरवाइज़ अगर यूज़र जो है लॉगिन हुआ वो एडमिन नहीं है तो फिर क्या करेगा, फिर वो पैनल टू को विजिबल करवा देगा। हमारे पास क्योंकि दो ही यूज़र हैं, एक एडमिन है और एक यूज़र है, तो इस वजह से अगर एक यूज़र जो है एडमिन है और वो लॉगिन कर रहा है तो उसका पैनल वन ट्रू करवा देगा विजिबल, और अदरवाइज़ वो पैनल टू को विजिबल ट्रू करवा देगा। तो इसमें इतना सा काम है। अच्छा, ये एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये कि जब आप इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये लॉग आउट करवाता है। सॉरी, लॉग आउट के बटन पे जब आप क्लिक करते हैं, ये भी हमारे पास एक लिंक बटन है, जब इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये लॉग आउट आपको करवा देता है, ठीक है। तो ये लॉग आउट करवा के आपको लॉगिन फॉर्म पे ले आता है। तो ये कैसे करता है, और ये करता है ऐसे कि ये हमने जो इसका साइट मास्टर का पेज है उस पर चलते हैं अब हम। तो इससे क्या होता है, इससे सेशंस हमारे सारे डिस्ट्रॉय करवा देता है वो, और रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट वहाँ पे भी हमने फंक्शन यूज़ किया होगा, और उसके थ्रू वो हमें क्या करवाता है, लॉगिन पेज पे ट्रांसफ़र करवा देता है। अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, टेक्स्ट कलर, तो यहाँ से मैं इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये इसने इसको कर दिया, और यहाँ पे मैं इसकी अगर ये लिंक बटन है हमारे पास, ठीक है, इसका आप यहाँ पे फोर कलर रेड है तो फोर कलर रेड की बजाय मैं इसको जो है कर देता हूँ ये पिंक, ठीक है। यहाँ पे ये पिंक हो जाएगा, और इसको मैं जो है ये वापस कर देता हूँ वाइट ही, ठीक है। तो अब आप अगर आप देखेंगे तो आपको ये पिंक कलर नज़र आएगा वहाँ पे लॉगिन लॉग आउट का, ठीक है। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, और एडमिन क्योंकि एडमिन लॉगिन है तो यहाँ पे देखें वो पिंक आपको नज़र आ गया। अगर आप चेंज करना चाहें कलर तो आप कर सकते हैं, ये इजी है, कोई इतने मुश्किल चीज़ नहीं है। तो मैं लॉग आउट करता हूँ तो वो लॉग आउट हो जाएगा। अब लॉग आउट कैसे हो रहा है, ये जो लॉग आउट का लिंक बटन है इसका इवेंट अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इवेंट लगा हुआ है, लिंक बटन 1_ क्लिक। तो इसके अब हम चलते हैं कोड पे, ठीक है। C# का कोड इसका हम देखेंगे तो उसके लिए हम व्यू कोड पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक बटन 1 का जो इवेंट है वो कॉल होता है, तो ये हमारे पास लॉग आउट जो है वो हो जाता है यूज़र। उसके लिए हमने क्या किया है, सेशन डॉट रिमूव ऑल, जितने भी सेशन बने हुए हैं उनको रिमूव कर देता है एक तो, ठीक है। जब हम इस लिंक बटन पे क्लिक करते हैं तो जितने भी सेशन बने होते हैं उनको रिमूव कर देता है, और दूसरे नंबर पे फिर क्या करता है, ये लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX पे रीडायरेक्ट करवा देता है। तो देखें जब भी हम इसको मैं लॉगिन करता हूँ तो जो ही मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको क्लिक करने के साथ ही क्या करेगा, दो काम ये करेगा। एक तो ये हमें लॉगिन फॉर्म डॉट ASPX पे रीडायरेक्ट करवा दिया, उसने हमें लॉगिन फॉर्म पे ले आया, और दूसरा जितने भी इसके सेशन वेरिएबल्स बने थे, 3 सेशन वेरिएबल्स इसके बने होंगे, वो तीनों सेशन वेरिएबल्स ये रिमूव करवा देता है, ठीक है। तो ये इसके इतना इसका काम था, और यहाँ पे आपके जो प्रोजेक्ट की वीडियोस हैं ये कंप्लीट होती हैं। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ
कि आपसे जो क्वेश्चंस पूछ सकती है मैडम, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हमें सुपरवाइज़र कौन से और कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें आपसे तो अब सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है वो क्या पूछता है, उसके माइंड में क्या है। तो मोस्टली जो है वो आपसे यही पूछ सकते हैं कि जी आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन फॉर्म है हमारे पास, ठीक है, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहते हैं कि जी ये आप लॉग आउट कर रहे हैं, ठीक है, मैं लॉगिन करता हूँ ना एक, मैंने ये लॉगिन किया तो आप लॉग आउट करते हैं तो वो सिस्टम लॉग आउट हो जाता है। वो फॉर एग्जांपल सुपरवाइज़र के जहन में ये याद था कि ये मैं इससे पूछूं कि जब आप ये लॉग आउट करते हैं तो ये कहाँ पे आपने ये इसकी लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को डिप्लॉय किया हुआ है, कहाँ पे आपने इसको यूज़ किया हुआ है कि जी अब आप इसको लॉग आउट करें, क्लिक करें तो ये लॉग आउट हो जाए और आपको ये इस तरह डिस्प्ले हो जाता है। तो आप इसको लेके जाएंगे कहाँ पे, आप इसको लेके जाएंगे साइट डॉट मास्टर के पेज पे। यहाँ पे आपके पास टॉप पे ये लॉग आउट का बटन बना हुआ है और इसकी अब आप देखेंगे कि इसका आईडी क्या है। इसका आईडी है लिंक बटन 1। तो यहाँ पे इसके व्यू कोड में जाएंगे तो यहाँ पे लिंक बटन 1 अंडरस्कोर क्लिक का इवेंट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है और यहाँ पे हमने इसको बताया है कि C# सेशन डॉट रिमूव ऑल और उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। सिर्फ इतना सा आप उसको बताएंगे। यहाँ पे ये काम हम कर रहे हैं इसकी वजह से जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके बाद हमें ये रीडायरेक्ट करवा देता है लॉगिन पेज पे। और उसके बाद फॉर एग्जांपल आप लॉगिन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वो आपको मैडम कहती है जी ये जो आप लॉगिन कर रहे हैं तो इसके पीछे आपने कौन सी क्यूरी लगाई है, ठीक है, तो वो क्यूरी मुझे दिखाएं, ठीक है। यहाँ पे एडमिन लॉगिन फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ एडमिन ए, तो वो फॉर एग्जांपल कहती है मैडम आपको कि जी आपने ये जो क्यूरी लगाई है ये क्यूरी कहाँ पे लगी है और कौन सी क्यूरी लगी है। सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि ये क्यूरी कौन सी लगी है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उसके लिए आपके पास सिलेक्ट की क्यूरी होगी। दूसरी बात ये है कि आपको ये क्यूरी कहाँ पे लगी है ये बतानी होगी। तो ये आप मैडम को यहाँ से बता सकते हैं कि जी आपने सबसे पहले देखना है कि आप लॉगिन कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यूज़र लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यूज़र लॉगिन का लॉगिन फॉर्म खोलना होगा और अगर आप एडमिन लॉगिन कर रहे हैं तो आपको एडमिन वाला लॉगिन फॉर्म खोलना होगा, ठीक है। तो मैंने क्योंकि एडमिन लॉगिन किया तो मैं इसको बताऊंगा जी यहाँ पे मैं गया इसके कोड में और यहाँ पे ये सिलेक्ट की क्वेरी मैंने इसकी यूज़ की हुई है, ठीक है। और इसमें मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड को यूज़ करके तो इसको लॉगिन करवाया। जब लॉगिन हो जाता है तो फिर मैं इसके सेशन जो हैं वो 3 सेशन इसके क्रिएट कर लेता हूँ। एक तो सेशन UID का वेरिएबल है, दूसरा सेशन वेरिएबल यूज़र नेम का है और तीसरा सेशन वेरिएबल यूज़र टाइप का है। और इनमें मैं यहाँ से डेटा स्टोर करवा रहा हूँ और उसके बाद फिर इसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के थ्रू डिफ़ॉल्ट पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है। और अगर यूज़र नेम और पासवर्ड गलत डालता है यूज़र तो फिर उसको हम ये मैसेज जो लिखा हुआ है हमने एरर मैसेज वो डिस्प्ले करवा देते हैं। ये जो एरर मैसेज है ये डिस्प्ले करवा देते हैं। ये मैसेज जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट नज़र नहीं आ रहा, ये इसलिए नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको विजिबल यहाँ पे फॉल्स किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकती है मैडम कि ये मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि ये आपको नज़र तब आएगा जब यूज़र नेम और पासवर्ड इनवैलिड होंगे और इसको हमने नॉर्मली विजिबल फॉल्स करवाया और कोड के थ्रू हमने इसको विजिबल ट्रू करवाया। और इसी तरह बाकी पेजेस का भी ऐसे ही है, आपसे क्यूरीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। और ये नहीं होगा कि आपसे पूरे पेज की कोडिंग लिखवाना शुरू कर दें। तो 15 मिनट का वाइवा होता है और यहाँ पे पूरे पेज की कोडिंग शोडिंग कुछ भी नहीं होती। आपसे ये वो कह सकते हैं कि डिज़ाइन में कुछ काम करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेज पे मैं अगर कह दूँ तो यहाँ पे वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स लगवा सकती हैं या आपसे कोई फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे जो लॉगिन फॉर्म है यहाँ पे हमने दोनों को अलग अलग लॉगिन फॉर्म बनाए हैं। तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये कह सकती थी एक फॉर्म आपने क्यों यूज़ नहीं किया लॉगिन फॉर्म के लिए। तो उसके लिए हमने क्योंकि हमें ये इजी है तो हमने इसलिए अलग अलग लॉगिन फॉर्म बनाए हैं उसके। तो अगर आप एक ही लॉगिन फॉर्म यूज़ करना चाहें तो वो भी हो सकता है। वो आप कैसे करेंगे तो वो आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे हम एक अदद रो डालते हैं, ठीक है, इंसर्ट रो अबव, और यहाँ पे हम उसको कह देते हैं कि यहाँ पे यूज़र टाइप सेलेक्ट कर लें। उसके लिए हम यहाँ पे इसको
रेडियो बटन लिस्ट जो है वो डाल देंगे, ठीक है। और इस रेडियो बटन लिस्ट को हम आइटम्स डाल देते हैं, ऐड आइटम, और यहाँ पे सिलेक्टेड ट्रू, और इसको हम कहते हैं यूज़र, और इसकी वैल्यू भी हम यूज़र रख देते हैं, और एक और इसको ऐड डालते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं एडमिन, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कह दिए कि जी ये दो यूज़र्स हैं, यूज़र और एडमिन, इनमें से जो आप सिलेक्ट करेंगे वही लॉगिन इसका होगा, ठीक है। तो इसका जो रिपीट है मैं इसको वर्टिकल के बजाय हॉरिजेंटल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटली मुझे शो होंगे। तो अब मैं इसको कहता हूँ जी अगर एक ही पेज पे हमने इसको करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इस लॉगिन बटन के ऊपर ही यूज़ करेंगे इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम इसको कहेंगे, यहाँ पे ही एक अदद इफ़ और एल्स स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे। तो ये जब आप थोड़ा सा ही कोड लिखेंगे तो मैडम को समझ आ जाएगी कि स्टूडेंट्स को करना आता है काम, अगर आपने मेहनत की है, प्रैक्टिस की है। अगर नहीं की तो फिर आप मुझे नहीं पता क्या उसको आंसर करेंगे। तो यहाँ पे हम उसको कहेंगे जी रेडियो बटन लिस्ट 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू इक्वल्स एडमिन। अगर तो वो एडमिन है, एडमिन मैंने कहाँ से देखा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये जो आप एडमिन लिख लें या यूज़र लिख लें, दोनों में से एक लिख लें, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी आइटम्स हैं, तो यहाँ पे एडमिन जो है इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं, ये एडमिन। ऐसे ही आपने इसको कैपिटल में ही लिखना है, या इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ से फिर आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे एडमिन, ठीक है। तो अगर एडमिन है तो फिर क्या करेंगे, फिर ये वाला काम करेंगे, ठीक है। और अगर जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं इसको कहता हूँ यहाँ पे आ जाए, ठीक है, एडमिन लॉगिन फॉर्म पे आ जाए। और अदरवाइज़ यहाँ पे अगर आप देखें, मैं अभी आपको ये करके दिखा देता हूँ कि कैसे होगा ये। और यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। मैंने उस कोड को ही कॉपी कर दिया है, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स टेबल, ठीक है, यूज़र्स अंडरस्कोर टेबल वेयर यूज़र नेम इक्वल्स यूएन एंड पासवर्ड इक्वल्स पास, ठीक है। ये बाकी चीज़ें हम ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, डेटा रीडर, और यहाँ पे हम इसको जो कॉलम नेम है उसके यूआईडी का यूज़र आईडी, ठीक है, यूज़र आईडी, तो ये हम इसको पास कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेते हैं कि हमारे टेबल का नाम क्या है। टेबल का नाम है यूज़र्स अंडरस्कोर टेबल, तो यहाँ पे है यूज़र्स अंडरस्कोर टेबल। और यहाँ पे जो आईडीज़ हैं इसके यूज़र आईडी और यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र आईडी और यूज़र नेम, और यहाँ पे जो इसकी यूज़र टाइप है ये हम यहाँ पे टाइप करेंगे यूज़र, ठीक है जी। अब हम इसको डिफ़ॉल्ट पे ले जाते हैं। मैं इसको अब बिल्ड करता हूँ, बिल्ड करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ पे इसका जो एक ही पेज के थ्रू, एक ही लॉगिन के थ्रू, मुझे ये एडमिन लॉगिन के थ्रू दोनों ही लॉगिन होने चाहिए। यहाँ पे अली और ये ए, और मैंने इसको क्या सिलेक्ट किया हुआ है, यूज़र। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ तो यहाँ पे देखें यूज़र पैनल जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, और यहाँ पे अली नज़र आ रहा है। अब मैं लॉग आउट करता हूँ और फिर एडमिन लॉगिन पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन, और यहाँ पे लिखते हैं ए। अब यहाँ पे सिलेक्ट क्या हुआ है, यूज़र। अब मैं लॉगिन करता हूँ तो वो मुझे लॉगिन नहीं करवाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि जी लॉगिन जो आप कर रहे हैं वो इस यूज़र टाइप में है ही नहीं। यहाँ पे मैं ए डालता हूँ फिर, और यहाँ से एडमिन सेलेक्ट करता हूँ तो लॉगिन करता हूँ, तो जो अब इसने एडमिन पैनल जो है उसको लॉगिन करवा दिया। तो इस तरह आप जल्दी जल्दी चेंज होने वाली है, इसमें कोई लंबी चीज़ नहीं है। तो इसमें ना ही तो कोई सोचने वाली चीज़ें हैं, जस्ट आपने वाइवा के टाइम पे अपने माइंड को कूल रखना है, आपने कोई अफरा तफरी का मुजाहरा नहीं करना। और जितना आप रिलैक्स होंगे उतना ही आपका वाइवा ठीक भी होगा, उतना ही मैडम को भी जो है वो ट्रस्ट आएगा कि ठीक है स्टूडेंट जो है वो कुछ सोच के काम कर रहे हैं। तो चीज़ें सोच के काम करने की होती हैं। ये कोडिंग में रट्टालाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, और ना ही रट्टा लग सकता है इसको, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ें सारी फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं, ठीक है। तो मुझे भी ये चीज़ें जो है कोई मैंने रट्टा नहीं लगाया हुआ, वे ऐसे ही प्रैक्टिस कर कर के ये फिंगर टिप्स पे आई हैं। और जो चीज़ें आपको सिनेरियो बनाने की बात है तो वो आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितना चलता है, आप किस तरह सोचते हैं।
जिस तरह आप सोचेंगे उसी तरह आप उसका सलूशन निकाल लेंगे। तो ये इस तरह आप इसके जो वाइवा की है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, अल्लाह करे सब कुछ अच्छा हो। ठीक है जी, हम अपनी वीडियो को यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब फाइनल प्रेजेंटेशन में ही। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।